वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम बात करेंगे अपनी जो सीरीज़ हमने स्टार्ट किया था मेडिकल एजुकेशन वाली, उसमें थर्ड टेस्ट की। पुराने स्लाइड्स में हमने आपको या पुराने वीडियोस में हमने आपको हाइपरटेंशन और जो नॉर्मल टेस्ट होते हैं सीबीसी, एलएफटी और पीडल एडिमा, इन सारी चीज़ों के बारे में बताया था। आज हम बात करेंगे जो थर्ड सबसे कॉमनेस्ट टेस्ट है, जो सबसे कॉमन टेस्ट है जो लिखा जाता है रीनल फंक्शन चेक करने के लिए, उसका नाम होता है किडनी फंक्शन टेस्ट या रीनल फंक्शन टेस्ट। दोनों में सिर्फ बहुत स्लाइट सा डिफरेंस है। स्लाइट सा डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि रीनल फंक्शन टेस्ट में आपको सीरम इलेक्ट्रोलाइट भी आ जाता है, जबकि किडनी फंक्शन टेस्ट ओनली स्पेसिफाइड रहता है किडनी के फंक्शंस तक, या जो उसमें से प्रोडक्ट्स निकलते हैं या जो भी उसके बाई प्रोडक्ट्स निकलते हैं सिर्फ वहीं तक। तो आज हम बात करेंगे किडनी फंक्शन टेस्ट की, और सीरम इलेक्ट्रोलाइट का हम एक अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें आपका सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम ये इंक्रीज होता है तो क्या होता है, डिक्रीज होता है तो क्या होता है, तो ये हम एक अलग बात करेंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं इस स्लाइड को। तो पहला तो किडनी के बारे में समझ लीजिए कि ये होती क्या चीज़ है। इस स्लाइड में हम सारी चीज़ें, उन चीज़ों के बारे में जानेंगे, नो एवरीथिंग अबाउट द किडनी फंक्शन टेस्ट। किडनी फंक्शन टेस्ट क्यों होता है, क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम इस किडनी फंक्शन टेस्ट में आज जानेंगे। तो पहले तो दिस डॉक्यूमेंट प्रोवाइड यू द ओवरव्यू किडनी फंक्शन एंड द वेरियस टेस्ट यूज्ड टू असेस द किडनी हेल्थ इंक्लूडिंग यूरिया, क्रिएटिनिन, ईजीएफआर एंड यूरिन एनालिसिस। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। It details the process of renal function such as glomerular filtration, tubular reabsorption, secretion, along with the relevance of tests like microalbuminuria and cystatin C. Cystatin C एक ऐसा टेस्ट होता है, एक ऐसा मार्कर होता है जिसपे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, बट वो ज़रूरी होता है। वो क्यों ज़रूरी होता है, क्या होता है, वो हम अगली स्लाइड्स में देखेंगे। एडिशनली हम ये भी देखेंगे कि जो एलिवेटेड लेवल्स होते हैं उनसे क्या फ़र्क पड़ता है, क्या नहीं फ़र्क पड़ता, ये चीज़ें। तो इस पूरे वीडियो के जो कंटेंट है वो कंटेंट में रहेगा। पहले तो हम इंट्रोडक्शन लेंगे कि सामान्य तौर पे आपको मालूम होगा किडनी का क्या फंक्शन होता है, किडनी किस तरह से काम करती है, किडनी की पोजीशनिंग क्या होती है। तो वो इंट्रोडक्शन, किडनी का फंक्शन, किडनी फंक्शन टेस्ट, उसमें पहला जो मार्कर आता है यूरिया, सेकेंड मार्कर क्रिएटिनाइन, थर्ड मार्कर यूरिक एसिड, देन क्रिएटिनाइन क्लियरेंस का टेस्ट कैसे होता है, ईजीएफआर, माइक्रो एल्बुमिन, एल्बुमिन आ रहा है यूरिन में, नहीं आ रहा है, कंसंट्रेशन टेस्ट, डाइल्यूशन टेस्ट, यूरिन एनालिसिस, सिस्टैटिन सी, और ये चीज़ें कंटेंट में रहेगी। तो ये एक पिक्चर है जिसमें ये बता रखा है कि बायलेटरल किडनी होती है, राइट एंड लेफ्ट, एवरीवन नोज। उसके ऊपर हल्का पीला सा एड्रिनल होता है, देन राइट यूरेटर, लेफ्ट यूरेटर, फीमेल मेल पार्ट दोनों दिखाया गया है, और यूरेथ्रा से यूरिन बाहर पास ऑन कर जाता है। इट इज जर्नल पिक्चर ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, या यू कैन से इट जेनाइटो यूरिनल सिस्टम। अब आते हैं इंट्रोडक्शन पे। द किडनी इज अ पेयर्ड बीन शेप्ड ऑर्गन लोकेटेड रेट्रोपेरिटोनियली ऑन द ईदर साइड ऑफ द स्पाइनल कॉलम। हमेशा अगर किडनी में कोई भी इशू होता है तो पेशेंट हम लोग को कंप्लेन करता है, सर ये हल्का सा पेट में पीछे की तरफ दर्द हो रहा है, राइट और लेफ्ट। तो हमको ये असेस कर लेना चाहिए कि ये जो दर्द हो रहा है वो दर्द हमेशा किडनी के रीजन में होता है। एक पिक्चर बना के समझाया है किडनी की एनाटॉमी, दैट राइट कॉर्टेक्स, राइट मेडुला, रीनल पैप्लिया, रीनल कैप्सूल, रीनल पिरामिड, मेजर कैलेक्स, माइनर कैलेक्स, यूरेटर, रीनल पैल्विस, रीनल वेन, हाइलम, रीनल आर्टरी, आर्टरी से ब्लड अंदर, वेन से ब्लड बाहर, पैल्विस होता है यूरेटर से यूरिन यूरिनरी ब्लैडर में जाता है। और ये जो इंडिविजुअली स्ट्रक्चर दिया हुआ है, रीनल पैप्लिया, रीनल कैप्सूल, रीनल पिरामिड, ये नेफ्रॉन्स का है। नेफ्रॉन्स आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनीज। द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनीज आर नेफ्रॉन। सो नेफ्रॉन दो मेजर पार्ट से मिलकर बना होता है, एक ग्लोमेरुलर पार्ट होता है, दूसरा ट्यूब्यूल्स होते हैं। दोनों पार्ट का काम अलग अलग होता है, हम आगे देखेंगे। दैट देयर आर द थ्री बेसिक प्रोसेसेस होती हैं। पहली ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होती है, जो स्मॉल मॉलिक्यूल पासेस थ्रू द ग्लोमेरुलस एंड एंटर इन द प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब। जीएफआर इनका 125 टू 130 मिलीलीटर पर मिनट होता है। ग्लोबुलर फिल्ट्रेशन रेट जीएफआर बोलते हैं। ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, जो ट्यूब बनती है, अभी आगे पिक्चर में आपको दिखाएंगे, जो ट्यूब बनती है, लूप बनता है यू शेप का, उस लूप में मैक्सिमम मॉलिक्यूल नेफ्रॉन्स में रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, वापस चले जाते हैं ब्लड स्ट्रीम में, ये होता है। एंड थर्ड थिंग इज ट्यूबुलर सिक्रीशन। कुछ सब्सटेंस होते हैं, कुछ हार्मोन्स होते हैं, कुछ चीजें होती हैं, कुछ एंजाइम्स, कुछ सिक्रीशन होते हैं जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरी से प्लाज्मा से ट्यूबुलर लूमेन में या ट्यूबुलर फ्लूइड में ऐड किए जाते हैं किडनी के थ्रू।
तो ये 3 मेन फंक्शन होता है। पहला फंक्शन ग्लोबुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा फंक्शन ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड तीसरा फंक्शन ट्यूबुलर सिक्रीशन। ये है एक पिक्चर, यहां से आपका ब्लड आया एफरेंट एट्रियोल से, इफरेंट एट्रियोल से बाहर गया, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज बनी हुई है, बाउमन्स कैप्सूल है, यूरिनरी एक्सक्रीशन नीचे चला गया, फिल्ट्रेशन हुआ नंबर 1 पे, नंबर 2 पे रीअब्जॉर्प्शन हुआ, नंबर 3 सिक्रीशन है, नंबर 4 एक्सक्रीशन है। पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज में रीअब्जॉर्प्शन वापस चला जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन वापस ब्लड स्ट्रीम में चला गया, यहां से कुछ बना वो वापस यूरिन में आ गया और यह 4 नंबर से यूरिन बाहर निकल गया, रीअब्जॉर्ब हो गया। ये हो गया पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज एंड रीनल वेन। रीनल वेन से ब्लड वापस चला गया, तो यहां से ब्लड आया, इस पूरे साइकिल को कंप्लीट करते हुए यहां से ब्लड बाहर निकल गया। अब किडनी का फंक्शन जो अभी मैंने बताया, 3 मेजर फंक्शन होते हैं। एलिमिनेशन ऑफ नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन कंपाउंड्स। नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन कंपाउंड्स होता है क्योंकि अगर प्रोटीन यूरिन में पास होने लगा तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड प्रोटीन यूरिया, और वो इश्यू होता है, वो किडनी के लिए बहुत ही क्वेश्चन मार्क है। तो नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन कंपाउंड्स क्या है? यूरिया है, क्रेटिनाइन है, यूरिक एसिड है। इन तीनों को किडनी पास ऑन कर देता है, हमारी बॉडी में इनका कोई यूज नहीं होता है। वाटर, इलेक्ट्रोलाइट एंड एसिड बेस हेमियोस्टेसिस। हेमियोस्टेसिस मतलब बैलेंस बनाना, कितना पानी अब्जॉर्ब होगा, कितना पानी बाहर निकलेगा, कितना इलेक्ट्रोलाइट बॉडी में रहेंगे, कितने इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर जाएंगे, इसको हेमोस्टेसिस करके बैलेंस बनाता है। अगर कम है तो रीअब्जॉर्ब करता है, ज्यादा है तो एक्सक्रीट करता है। एंडोक्राइन फंक्शन, सिंथेसाइज करता है एरिथ्रोपोइटिन को और एक्टिवेट करता है विटामिन डी को। हम जानते हैं कि विटामिन डी हमारी बॉडी में ही फॉर्मेशन होती है विद द हेल्प ऑफ सोलर रेज। मेटाबॉलिक फंक्शन होता है, ग्लाइकोनियोजेनेसिस कराता है। ग्लाइकोनियोजेनेसिस कब होती है? जब आपके लीवर में ग्लाइकोजन खत्म हो जाता है, जो कीटोन बॉडीज होती है वो किडनी में आती हैं और वहां से फैट का मेटाबॉलिज्म होता है, फिर वहां पे ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलते हैं उसको। अब किडनी फंक्शन टेस्ट में 2 टेस्ट हम मेन कॉज करते हैं। पहला टेस्ट होता है ग्लोबुलर फंक्शन का, दूसरा टेस्ट होता है ट्यूबुलर फंक्शन का, क्योंकि 2 फंक्शन हमने बताए थे, पहला ग्लोबुलर फंक्शन, दूसरा ट्यूबुलर फंक्शन। ट्यूबुलर फंक्शन में रीअब्जॉर्प्शन था, ग्लोबुलर फंक्शन में सिक्रीशन था। तो ग्लोबुलर फंक्शन के जो पैरामीटर्स हैं वो यूरिया है, क्रेटिनाइन है, यूरिक एसिड है, क्रिएटिनिन क्लियरेंस है, एस्टिमेटेड जीएफआर है, सिस्टैटिन सी है, बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन है एंड माइक्रोग्लोबुलिन है। एंड ट्यूबुलर फंक्शन के लिए हम क्या करते हैं? यूरिन एनालिसिस करते हैं, कंसंट्रेशन टेस्ट करते हैं, डाइल्यूशन टेस्ट करते हैं। अब अगले में हम एक एक चीजों के बारे में पढ़ेंगे। यूरिया, पहले तो यूरिया एक बहुत कॉमन है जो दैट इज यूज इन एज अ फर्टिलाइजर, तो वो उसकी बात नहीं करते, जो हमारी बॉडी में बनता है हम उसकी बात करते हैं। ये यूरिया का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, ये यूरिया का NH2CONH2, ये यूरिया का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, केमिस्ट्री का थोड़ा सा है। अब यूरिया क्या है? नाइट्रोजन कंपाउंड है। नाइट्रोजन कंपाउंड कैसे बनेगा? हमेशा जहां पे नाइट्रोजन होगा, दैट मीन्स कि प्रोटीन मेटाबॉलिज्म से ये चीजें फॉर्मेशन होती हैं। यूरिन is a waste product of protein metabolism. It synthesizes in liver via urine cycle, then transported to the blood to kidney and to be excreted in urine. 40 to 60% यूरिया जो हमारी बॉडी में बनता है वो रीअब्सॉर्ब हो जाता है। ब्लड यूरिया लेवल इज नॉट स्पेसिफिक इंडिकेटर फॉर द रीनल डिसफंक्शन। जो अगर कभी कभी ब्लड यूरिया रेज रहता है तो वो रीनल डिसफंक्शन नहीं बताता, बिकॉज कभी कभी इसका जो लेवल होता है वो डाइटरी प्रोटीन से, अगर मान लीजिए कोई प्रोटीनेशियस फूड ज्यादा खाता है तो उसके ब्लड स्ट्रीम में यूरिया बनेगा। कई लोग वे प्रोटीन लेते हैं बॉडी बिल्डिंग के लिए, या कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको हम प्रोटीनेशियस डाइट रिकमेंड करते हैं, तो उन कंडीशन में उनके ब्लड स्ट्रीम में यूरिया ज्यादा मिलेगा। अदर नॉन रीनल कॉजेज जैसे हार्ट फेलियर है, इसके लेवल को इफेक्ट करता है। हाई सीरम एल्बुमिन सीन इन रीनल इनसफिशियंसी, यूरिनरी ट्रैक ब्लॉकेज, हार्ट फेलियर, डिहाइड्रेशन, हाई प्रोटीन डाइट। तो ये यूरिया खाली बढ़ा हुआ है, ये स्पेसिफिक मार्कर नहीं होता जब तक कि यूरिक एसिड और क्रेटिनाइन भी न बढ़े हों। अब ब्लड यूरिया नाइट्रोजन एक सिंपल फॉर्मूला है कि जितना भी आपका ब्लड में यूरिया आया उस यूरिया को 2.14 से आप डिवाइड कर देंगे, आपका बन निकल आएगा, उसको बन बोलते हैं, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। तो किसी भी पेशेंट का हम KFT अगर वो रिकमेंड करते हैं तो हमेशा ये चीज ध्यान रखनी है कि सिर्फ अगर यूरिया बढ़ा आता है तो हमें उसकी डाइटरी हैबिट के बारे में तुरंत उससे पूछ लेना है। ये नहीं कि सिर्फ यूरिया बढ़ा आया तो वी स्टार्ट प्रिस्क्रिप्शन, ऐसा नहीं। नेक्स्ट, क्रिएटिनाइन। क्रिएटिनाइन मॉलिक्यूल्स कंटेन करते हैं क्रिएटिन फॉस्फेट, एक हाई एनर्जी कंपाउंड होता है
जो टूटता है और हमको एनर्जी कॉइन्स मिलते हैं। क्लास 11 12th में पढ़ाया जाता है दैट एनर्जी कॉइन्स इज एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एंड एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। फॉस्फेट का एक मॉलिक्यूल जुड़ जाता है, एटीपी बन जाता है, जिससे हमको एनर्जी मिलती है। एनर्जी मॉलिक्यूल एक निकल एनर्जी की जब खत्म हो जाती है फॉस्फेट की तो वो बाहर निकल जाता है, वो एडीपी बना जाता है, फिर वो अगली साइकिल में चला जाता है, एटीपी एडीपी साइकिल में। अभी हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे, वो लोअर क्लासेस में छूट गया। मसल्स में क्रेटिनिन फॉस्फेट होता है जो एनर्जी कंपाउंड होता है। मसल्स कंटेन क्रेटिनिन फॉस्फेट, अ हाई एनर्जी कंपाउंड फॉर द रैपिड फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। ये रिएक्शन क्रिएटिनिन काइनेज एक एंजाइम होता है जिससे कैटालाइज्ड होती है। कैटालाइज मतलब बढ़ती है। जब भी हमको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो क्रेटिनिन फॉस्फेट टूटता है, एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है। हर दिन एवरी डे अप टू 20% ऑफ टोटल मसल क्रिएटिनिन स्पॉन्टेनियसली डिहाइड्रेट टू फॉर्म वेस्ट प्रोडक्ट क्रिएटिनाइन। हमारी जो मसल्स का 20% पार्ट है टोटल मसल क्रिएटिनिन का, वो लगभग 20% डेली ब्रेकअप होता है, 20% बनता है, डेली ब्रेकअप होता है, डेली बनता है। बाकी क्रेटिनाइन रिमेन इन द सेम इन इंडिविजुअल एंड इज नॉट रीअब्सॉर्ब। क्रेटिनाइन हमारी बॉडी में ही पड़ा रहता है बट वो रीअब्सॉर्ब नहीं होता, वो हमेशा ही नीचे से बाहर निकल जाता है यूरिन के रास्ते। नंबर 1। नंबर 2, सीरम क्रिएटिनिन मेल्स में हमेशा ज्यादा होगा फीमेल की तुलना में। सीरम क्रिएटिनिन इज ऑलवेज ग्रेटर इन मेल्स देन द फीमेल्स। अब थर्ड कंपोनेंट आता है। पहला कंपोनेंट हमने पढ़ा यूरिया, सेकंड कंपोनेंट हमने पढ़ा यूरिक एसिड। अब सेकंड कंपोनेंट पढ़ा हमने क्रिएटिनिन, थर्ड कंपोनेंट आता है यूरिक एसिड। देन अगेन ऊपर एक फॉर्मूला दिया हुआ है यूरिक एसिड का। ये प्यूरिन का, जो प्यूरिन हमारी बॉडी में फॉर्मेशन होता है उसके मेटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट है। एक्सक्यूज मी। ये प्यूरिन मेटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट है और यूरिन में एक्सक्रीट होता है, ये भी हमारी बॉडी में रीअब्सॉर्ब नहीं होता। 6 to 12% ऑफ द ओरिजिनल फिल्ट्रेटेड यूरिक एसिड इज फाइनली एक्सक्रीटेड। सिर्फ 16 से 12% एक्सक्रीट होता है। एलिवेटेड लेवल अगर ब्लड में बढ़ा हुआ है तो ये किडनी डिस्फंक्शन का मार्कर है। क्रिएटिनिन का एलिवेटेड लेवल 1 से ज्यादा, यूरिक एसिड का एलिवेटेड लेवल 6% से ज्यादा, तो वो हमेशा ही मार्कर होते हैं किडनी डिस्फंक्शन के। अगर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो दैट पर्सन मे बी सफरिंग फ्रॉम जॉइंट पेन्स। क्यों? क्योंकि वो यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स बनते हैं, गाउट फॉर्मेशन होती है और उनको सामान्य तौर पे जो लोअर लेग्स हैं, लोअर लेग्स में बर्निंग सेंसेशन होता है, पेन होता है, ये सामान्य चीजें हैं। हाई ब्लड यूरिक एसिड अकर्स इन गाउट, रीनल फेलियर, ल्यूकीमिया, स्टार्वेशन। अब क्रिएटिनिन क्लियरेंस एक टेस्ट होता है जिसको हम बहुत ही सामान्य तौर पे चेक कर सकते हैं कि बॉडी में कितना क्रिएटिनिन है, क्रिएटिनिन नहीं है। नॉर्मल लैब्स वैल्यू में क्रिएटिनिन स्पष्ट लिख के आ जाता है, क्रिएटिनिन क्लियरेंस आजकल बहुत कम यूज किया जाता है। सो क्लियरेंस इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड और प्लाज्मा कंप्लीटली क्लियर्ड ऑफ अ सब्सटेंस पर यूनिट टाइम। क्लियरेंस उस वॉल्यूम ऑफ ब्लड या प्लाज्मा को कहते हैं जो किसी एक स्पेसिफिक टाइम में एक स्पेसिफिक सब्सटेंस को क्लीन कर देता है। क्रिएटिनिन क्लियरेंस इज डिराइव्ड बाय मैथमेटिकली रिलेटिंग टू द सीरम क्रिएटिनिन कंसंट्रेशन to the urine creatinine concentration excreted during the period of time usually 24 hours। इसको मैथमेटिकली कैलकुलेट किया जाता है कि सीरम क्रिएटिनिन हमारा कितना है, यूरिन क्रिएटिनिन कितना है, दोनों का डिफरेंस 24 आवर्स में। कॉमन फॉर्मूला जो नीचे दिया हुआ है ये कॉकरॉफ गाउट इक्वेशन है दैट 140 माइनस एज। किसी पर्सन का अगर हमको क्रिएटिनिन क्लियरेंस निकालना है तो 140 इज अ स्टैंडर्ड वैल्यू। 140 से उसकी एज माइनस करेंगे, वेट का मल्टीप्लीकेशन करेंगे। अगर फीमेल है तो 0.85 और मल्टीप्लाई कर देंगे। रीजन फीमेल का वेट हमेशा मेल्स के वेट से जर्नली कम माना जाता है। बाई 72 इंटू सीरम क्रिएटिनिन, 72 इज ऑल्सो दैट फॉर्मूला। अब आते हैं ईजीएफआर। ईजीएफआर मतलब एस्टिमेटेड ग्लोबुलर फिल्ट्रेशन रेट। उस ग्लोबुलस से जो हमने कप दिखाया था, ग्लोबुलर कप अभी पिक्चर में दिखाई थी पिछली, उस ग्लोबुलर कप में से कितना फिल्ट्रेशन पर टाइम हो रहा है, इसको हम बोलते हैं ईजीएफआर। द नेशनल किडनी फाउंडेशन रिकमेंड दैट द एस्टिमेटेड जीएफआर ईजीएफआर टू बी कैलकुलेटेड ईच टाइम ऑफ सीरम क्रिएटिनिन लेवल इज रिपोर्टेड। ईजीएफआर हमको हमेशा कैलकुलेट करना है जब जब हम सीरम क्रिएटिनिन लेवल को मेजर करते हैं तब। EGFR does not require urine sample, so it should be used more often than traditional creatinine clearance and result in the earlier detection of chronic kidney disease CKD। EGFR अगर किसी का बढ़ा हुआ आता है, अगर किसी भी पेशेंट का इन केस अगर EGFR बढ़ा हुआ आया है
तो दैट पेशेंट इज स्ट्रिक्टली सफरिंग फ्रॉम सीकेडी। और ईजीएफआर प्राइम चीज होती है जो ये बताती है कि किसी पेशेंट का किडनी डिस्फंक्शन है, किडनी सिस्टम है या नहीं है। देयर आर नंबर ऑफ फॉर्मूलाज दैट कैन बी यूज्ड टू एस्टिमेटेड जीएफआर ऑन द बेसिस ऑफ सीरम क्रेटिनिन लेवल। बहुत ज्यादा फॉर्मूला है, हर लैब अपने अपने हिसाब से अपने अपने फॉर्मूलाज निकालती है ईजीएफआर का। इसीलिए कभी भी आपको अगर लैब टेस्ट मिलेगा ईजीएफआर का तो उसमें नीचे ब्रैकेट में दिया रहता है कि हाँ ये फॉर्मूला है, इससे ईजीएफआर हमने निकाला है। मॉडिफिकेशन ऑफ डाइट इन रीनल डिजीज फॉर्मूला, सीकेडी, पीआई फॉर्मूला, क्रॉकरॉफ गाउट फॉर्मूला भी पिछला आपको बताया था। अब आता है सिस्टैटिन सी। सिस्टैटिन सी एक प्रोटीन होता है, लो मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन है जो स्टडी रेट से हमारी बॉडी टिश्यूज में प्रोड्यूस होता रहता है। बट दिस इज नॉट जनरली टेकन एज अ रीनल फंक्शन। It is freely filtered by the glomerulus, reabsorbed and catabolized by the proximal tubule. ये उसी में हमारी बॉडी में घूमता रहता है, बनता है, किडनी में जाता है, रीअब्सॉर्ब होता है ग्लोमेरुलस में, फिर कैटाबोलाइज होता है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में, फिर वापस जाता है रीअब्सॉर्प्शन के लिए। द लेवल ऑफ सिस्टाइन सी राइज मोर क्विकली देन द क्रेटिनिन लेवल इन एक्यूट रीनल फेलियर। प्लाज्मा कंसेंट्रेशन अपीयर टू बी द अनअफेक्टेड बाय डाइट, जेंडर, रेस, एज एंड मस्कुलर मास। जो इसका लेवल होता है वो अक्यूट केसेस में राइज होता है, क्रॉनिक केसेस में राइज नहीं होता। बट द थिंग इज दैट कि जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन है वो बाकी किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता, ना ही डाइट पे, ना जेंडर पे, ना रेस पे, ना मास पे, ना ही और किसी चीजों पे। तो द राइज इन सिस्टैटिन सी ऑफन डिटेक्टेबल बिफोर देयर इज अ मेजरेबल डिक्रीज इन जीएफआर और इंक्रीज इन क्रिएटिनिन। इसको तब टेस्ट किया जाता है अगर जीएफआर बहुत कम हो रहा है या क्रिएटिनिन बहुत ज्यादा बढ़ गया, तब हम सिस्टैटिन सी को टेस्ट करते हैं कि वाकई में अभी जो उसके क्रॉनिक स्टेज चल रही थी किडनी डिजीज की, कहीं एक्यूट में बहुत ज्यादा कुछ राइज तो नहीं हुआ है। बट इसको बहुत ही निग्लिजिबल टेस्ट है, बहुत कम किया जाता है। अब आता है माइक्रो एल्बुमिन। यूरिन माइक्रो एल्बुमिन मेजर्ड इन इज इंपॉर्टेंट इन द मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद द डायबिटीज मेलाइटस हु इज सीरियस रिस्क ऑफ डेवलपिंग नेफ्रोपैथी ओवर देयर लाइफ टाइम। ये एल्बुमिन का चेक करना हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी यूरिन में इसलिए होता है क्योंकि जनरली जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनके यूरिन में किडनी रीनल डिस्फंक्शन के कारण, नेफ्रोपैथी के कारण यूरिन पास रीअब्जॉर्प्शन में एल्बुमिन के दिक्कत आती है, तो एल्बुमिन यूरिन में पास होने लगता है। तो अगर एल्बुमिन यूरिन में पास हो रहा है, किसी पेशेंट का प्रोटीनूरिया हो रहा है, तो ये डिनोट करता है कि उस पेशेंट को कोई दिक्कत है किडनी में जिसको हमको एज सुन एज पॉसिबल ट्रीट करने की जरूरत है। Excretion of 30 to 300 milligram of albumin in 24-hour urine sample is called microalbuminuria and it is measured using nephelometry और immunoturbidimetry techniques। जो immunoturbidimetry techniques होती है, उस टेक्निक्स के कारण और नेफ्लोमेट्री एक apparatus होता है, उस कारण से हम इसको चेक करते हैं। अब आते हैं कंसंट्रेशन टेस्ट। कंसंट्रेशन टेस्ट में ये बताता है कि पर लीटर वॉल्यूम में कितना हमारा जो अभी हमने पढ़ा यूरिया, यूरिक एसिड और क्रिएटिनिन कितना है। तो इसके लिए पेशेंट को हमको एनपीओ पे डालना पड़ता है। एनपीओ पे डालने का मतलब ये है कि ना पेशेंट कुछ खाएगा ना पिएगा 24 घंटे तक। द पेशेंट इज अलाउड नो फूड और वाटर आफ्टर मील एट 6 PM। शाम के 6 बजे के बाद पेशेंट ना कुछ खाएगा ना कुछ पिएगा, और नेक्स्ट डे सुबह 7 बजे तक 12 घंटे के बाद, लगभग 13 घंटे बाद उसका हम ब्लैडर खाली करवाते हैं, स्पेसिमेन कलेक्ट करते हैं, सेकेंड स्पेसिमेन लेते हैं सुबह 8 बजे और उसके बाद उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजर करते हैं। अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी मोर देन 1.022 आई तब पेशेंट का रीनल फंक्शन एडिक्वेट है। एडिक्वेट मतलब नॉर्मल है। अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी उससे कम आती है या उससे बढ़ी हुई आती है तब उसको रीनल में कुछ इश्यूज है। अब डाइल्यूशन टेस्ट, अगेन द सेम थिंग। द पेशेंट इज नॉट अलाउड टू ड्रिंक एनी वाटर आफ्टर मिडनाइट। रात के 12 बजे के बाद उसको कुछ नहीं देना। सुबह 7 बजे ब्लैडर एम्प्टी कराना है, उसके बाद फिर उसको वाटर लोड देना है 1200 ml, मतलब लगभग 1.5 लीटर उसको पानी पिलाना है अगले 30 मिनट में। उसके बाद जो यूरिन पास होगा 4 घंटे बाद, उसका हमको सैंपल लेना है, उसको वॉल्यूम, स्पेसिफिक ग्रेविटी और ऑस्मोलैटिलिटी चेक करनी है। नॉर्मल पर्सन विल एक्सक्रीट ऑलमोस्ट ऑल द वाटर लोड विद इन 4 आवर्स एंड द स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 1.003। जब हम पेशेंट को रात में 12 बजे के बाद बोलते हैं आपको कुछ भी पीना हीना नहीं है, सुबह 7 बजे उसका ब्लैडर खाली करवाते हैं। ब्लैडर खाली करवाने के बाद फिर उसको हम लोड देते हैं। दैट लोड इज लाइक 1.200 लीटर ऑफ वाटर, और अगले 4 घंटे में वो सारा पानी अपना निकाल देता है। तो और स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर उस पानी की 1.003 है तो हम ये मानते हैं कि पेशेंट के रीनल सिस्टम में कोई समस्या नहीं है, पेशेंट का रीनल सिस्टम प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है।
अब आते हैं यूरिन एनालिसिस पे। यूरिन एनालिसिस दो तरह का होता है, एक आरएम बोलते हैं उसको, परमिट्स डिटेल इन डेप्थ असेसमेंट ऑफ रीनल स्टेटस विद इजीली ऑब्टेन्ड स्पेसिमेन। किसी भी पेशेंट का स्पेसिमेन हम इजीली ले सकते हैं और उसकी एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस करने के बाद हमको क्लियरली समझ में आ जाता है कि अगर उसके यूरिन में कोई इशू है, अगर वो टर्बिड यूरिन है, अगर वो हेजी यूरिन है, अगर उस कुछ कलर डिफरेंस है, नॉर्मल जो हम पढ़ते हैं पेल येलो कलर की यूरिन, अगर वो पिंकिश कलर का यूरिन है, अगर हेजी है, फोम फॉर्मेशन कर रहा है, तो उसको कुछ इश्यूज है। यूरिन एनालिसिस आल्सो सर्व एज अ क्विक इंडिकेटर ऑफ इंडिविजुअल ग्लूकोज स्टेटस एंड हेपेटिक बाइलरी फंक्शन। हेपेटिक बाइलरी फंक्शन कैसे? अगर प्रोटीन आ रहा है तब उसको दिक्कत होगी लीवर में, अगर यूरिन में शुगर आ रहा है तब वो पेशेंट डायबिटिक है, अगर उसमें बैक्टीरिया फॉर्मेशन है तो वो सिस्टाइटिस का पेशेंट है। इस तरह से हम उसको चेक कर लेते हैं। रूटीन यूरिन एनालिसिस इंक्लूड असेसमेंट ऑफ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, केमिकल एनालिसिस एंड अ माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ सेडिमेंट। जो भी सेडिमेंट जमा होते हैं उसको माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन हम करते हैं। फ्रेश मॉर्निंग यूरिन जो होता है, जो सुबह सो के उठने के बाद पहली बार जो यूरिन पेशेंट पास करता है, उस यूरिन का सैंपल सबसे अच्छा माना जाता है। अब यूरिन का फिजिकल कैरेक्टर जैसे अभी मैंने बताया था आपको, पहले हम कलर देखेंगे। अगर कलर येलो एम्बर कलर का है तो नॉर्मल यूरिन है, अगर कलर रेड है, ब्राउन है, ग्रीन है या किसी और कलर का है तो तब पेशेंट को उससे रिलेटेड इश्यूज हैं। ऑर्डर, अगर एरोमेटिक है, बहुत हल्की स्मेल आ रही है तो ठीक है। अगर फ्रूटी स्मेल आ रही है, अगर वो फ्रूट की तरह स्मेल कर रहा है तो दैट मीन्स उसके यूरिन में ग्लूकोज पास ऑन हो रहा है, वो डायबिटिक पेशेंट है। अगर अपीयरेंस क्लियर है, कोई इशू नहीं है। अगर यूरिन का सैंपल बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यूरिन के सैंपल में टर्बिडिटी है, अगर झाग बना हुआ है या हेजी कलर में है, तो उसमें बैक्टीरिया हो सकता है, हेमेचूरिया हो सकता है, पायूरिया हो सकता है उसमें पस सेल हो सकता है उसमें ब्लड हो सकता है उसमें बैक्टीरिया हो, और भी कई चीजें हो सकती है, प्रोटीनयूरिया हो सकता है। वॉल्यूम, सामान्य वॉल्यूम 1200 से 1500 मिलीलीटर 24 आवर्स में होता है। सामान्य तौर पे ये सवा लीटर से 1.5 लीटर तक कोई भी पेशेंट 24 घंटे में यूरिन पास करता है। अब अगर इससे ज्यादा हो रहा है तो पॉलीयूरिया, इससे कम हो रहा है तो ऑलिगोयूरिया, अगर बिल्कुल ही नहीं हो रहा था एनोयूरिया। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो अभी मैंने आपको बताई 1.002 से लेके 1.03 तक, तो 1.015 से 1.025 तक हम उसको जर्नल मानते हैं। पीएच वैल्यू स्लाइटली एसिडिक होता है, 6 होता है इसका पीएच वैल्यू। अब केमिकल एनालिसिस में क्या देखते हैं? पहले हम देखते हैं कि यूरिन में ग्लूकोज और कीटोन बॉडी प्रेजेंट हैं। अगर प्रेजेंट है तो द पेशेंट इज अ डायबिटिक पेशेंट, पेशेंट सफर कर रहा है डायबिटिक मेलाइटिस से। अगर एब्सेंट है, नॉर्मल यूरिन में एब्सेंट होता है। प्रोटीन नॉर्मल यूरिन में नेगेटिव होता है। रीनल डिजीज में अगर एल्बुमिन है, ग्लोबुलिन है या किसी भी प्रकार का प्रोटीन उसमें मिला तो वो रीनल डिजीज को डिनोट करता है। नाइट्रेट नेगेटिव, अगेन नाइट्रेट इज नेगेटिव, नहीं होता नॉर्मल यूरिन में। अगर यूरिन में नाइट्रेट आया तो पेशेंट यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन से ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से सफर कर रहा है। अगर लाइकोसाइड एस्टरेज आया, नॉर्मल यूरिन में नहीं होता, नेगेटिव। अगर पॉजिटिव रहता है तो ये पॉसिबल है कि उसके यूरिन में WBC की सेल्स आ रही हो। बाइलिरुबिन, यूरोबाइलजिनोजन, पेरिफेरल, हेपेटिक और पोस्ट हेपेटिक, जो ये जॉन्डिस, ये 3 तरह की जॉन्डिस होती है, जो हमने पिछली वीडियोस में आपको, जब हम LFT एनालिसिस की वीडियो पढ़ा रहे थे, उसमें आपको डिटेल में बताया था कि प्री हेपेटिक कॉज क्या होता है, हेपेटिक कॉज क्या होता है और पोस्ट हेपेटिक कॉज क्या होता है। यूरिन डिपिस्टिक टेस्ट करते हैं यूरिन बाइलिरुबिन के लिए। अगर पॉजिटिव या निगेटिव आता है, ये डिपेंड करता है पेशेंट के जॉन्डिस के स्टेटस पे। अगर पेशेंट का प्री हेपेटिक होगा, नहीं आएगा, पोस्ट हेपेटिक होगा, आएगा। वो एक वहां भी एक चार्ट बना के आपको दिखाया था। सो LFT वाली वीडियोस बड़ी जरूर देख लीजिएगा इस पॉइंट के लिए। बाइलिरुबिन यूरिन में कैसे आता है, क्या आता है, कहाँ रिजर्व होता है, कहाँ डायरेक्ट बाइलिरुबिन होता है, कहाँ इनडायरेक्ट बाइलिरुबिन होता है, इसके लिए वो पुरानी हमारी LFT की वीडियो पड़ी हुई है चैनल पे, वहां पे आप उसको रेफर कर सकते हैं। अब अगर पेशेंट के ब्लड में कलर पिंक या रेड आ रहा है, दैट मीन्स हीमोग्लोबिन या ब्लड आ रहा है, देन दैट इज कॉल्ड हेमेचूरिया। हेमेचूरिया मतलब ब्लड आना। पॉजिटिव इन केस ऑफ रीनल ट्रॉमा, इंजरी, इन्फेक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन दैट रिजल्ट रीनल कैल्कुलाई या नियोप्लाज्म। कभी कभी सिस्ट बन जाता है, कभी कभी कैलकुलस फॉर्मेशन हो जाती है, उस तरह से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है नेफ्रॉन में, पास नहीं हो पाता यूरिन, प्रेशर पड़ता है, या मान लीजिए किडनी में किसी प्रकार की चोट लग गई, किसी प्रकार का ट्रॉमा हुआ, किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, कोई बहुत सीवियर इन्फेक्शन हो गया है किडनी में, यूरिन पास नहीं हो पा रहा, प्रेशर पड़ रहा है, नेफ्रॉन बर्स्ट कर गए और ब्लीडिंग होना चालू हो गई, तो दैट इज अ हेमेचूरिया। अब माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में हम पहली चीज 3 चीजें देखते हैं, सेल देखते हैं, कास्ट देखते हैं, क्रिस्टल देखते हैं।
सेल्स में हम आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, एपिथेलियल या बाकी के बैक्टीरियल सेल्स चेक करते हैं। कास्ट में हम क्या करते हैं, हाइलाइन कास्ट देखते हैं, ग्रेनुलर कास्ट देखते हैं एंड सेलुलर कास्ट देखते हैं। क्रिस्टल में एसिडिक एनवायरनमेंट है, बेसिक एनवायरनमेंट है, ठीक, फोस्फोरस यूरेट है, कैल्शियम ऑक्सलेट है, यूरिक एसिड है, कोलेस्ट्रॉल है, सिस्टाइलिन है, ये चीजें एसिडिक एनवायरनमेंट में देखी जाती हैं। अल्कलाइन एनवायरनमेंट अगर है, अगर पीएच बढ़ा हुआ है 7 से ज्यादा है, तब हम देखेंगे अमोफरस फॉस्फेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, ट्रिपल फॉस्फेट तो नहीं आ रहा। दोनों का अलग अलग है। अगर पीएच हम निकालेंगे एसिडिक आएगा तो हम ऊपर वाला देखेंगे, कोलेस्ट्रॉल है, सिस्टेटिन है, यूरिक एसिड है। अगर अल्कलाइन आएगा तब हम अमोफरस फॉस्फेट देखेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट और ट्रिपल फॉस्फेट देखेंगे। अब ये जो चीजें अभी तक मैंने आपको ये सारी ऊपर से लेके नीचे तक बताई हैं, इसका रेफरेंस हमने लिया था, ये 3 बुक्स हैं, टेक्स्ट बुक्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री फॉर मेडिकल स्टूडेंट, डॉक्टर डी एम वासुदेवन की, श्री कुमारी की, देन टेक्स्ट फाउंडिंग फंडामेंटल ऑफ क्लिनिकल केमिस्ट्री एंड क्लिनिकल केमिस्ट्री प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स बाय माइकल एल बिशप्स, 8th एडिशन की बुक से ये सारे रेफरेंस लेके आपको ये वीडियो बनाई गई थी। सो इस वीडियो में, केएफटी के वीडियो में इतना ही, सिर्फ इसलिए ये वीडियो इसलिए हम बनाते हैं कि आप इन चीज़ों को देखें, टेस्ट के बारे में आपको नॉलेज हो। अगर आप जनरल प्रैक्टिशनर हैं या मेडिकल फील्ड से रिलेटेड स्टूडेंट हैं, तब आप इन वीडियोस का रेफरेंस ले सकते हैं अपने फर्दर प्रोसीडिंग के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर टुडे, थैंक यू।